हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्लास 9 के हिंदी के टॉपर्स बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 9 की एनसीईआरटी हिंदी की पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 1, जिसका हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 4, मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय। इस पाठ का एक्सप्लेनेशन भाग 1 हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज आगे का पाठ करने जा रहे हैं एक्सप्लेनेशन भाग 2 में। ठीक है, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चलिए यहाँ से हम शुरू करेंगे, इसके पीछे तक हम कर चुके थे, है ना। जब उन्होंने उनके क्या नाम है लेखक थे ना, उनके हिंदी में नहीं इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, तो उन्हें स्कूल से 2 अंग्रेज़ी की किताबें मिली। और तब उनके पिता ने क्या किया, उन्होंने अपनी अलमारी में से एक खाना खाली कर दिया, एक खाने में से जगह बना दी और उनसे कहा कि ये दोनों किताबें तुम यहाँ रखो और आज से ये खाना तुम्हारी अपनी किताबों का है और ये तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। तो यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। बच्चा किशोर हुआ, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, डॉक्टरेट हासिल की, डॉक्टरेट यानी पीएचडी, यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया। अध्यापन छोड़कर इलाहाबाद से बम्बई आया, संपादन किया। उसी अनुपात में अपनी लाइब्रेरी का विस्तार करता गया। पर आप पूछ सकते हैं कि किताब पढ़ने का शौक तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? इसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारती भवन तक, है ना, वो कह रहे हैं कि इसका कारण क्या है। जो इलाहाबाद है ना, हमारे देश का बहुत ही फेमस शहर है, भारत के प्रख्यात शिक्षा केंद्रों में से एक रहा है, बहुत बड़ा शिक्षा केंद्र था इलाहाबाद। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी स्थापित की थी। ठीक है, महामना मदन मोहन मालवीय ने वहाँ भारती भवन स्थापित किया। तो विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी तथा अनेक कॉलेज की लाइब्रेरियाँ भी हैं वहाँ पर। लगभग हर मोहल्ले में एक अलग लाइब्रेरी। वहाँ हाई कोर्ट है, अतः वकीलों की निजी लाइब्रेरियाँ भी रहती हैं। अध्यापकों की अलग ही होती है निजी लाइब्रेरियाँ। तो अपनी लाइब्रेरी वैसी कभी नहीं होगी, वैसी कभी होगी ये तो मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। पर अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली कि मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिता दिवंगत हो चुके थे, लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। उन दिनों हिंदी में विश्व साहित्य, विशेषकर उपन्यासों के खूब अनुवाद हो रहे थे। मुझे उन अनुदित उपन्यासों को पढ़कर बड़ा सुख मिलता था, है ना। तो वो अपना बता रहे हैं कि किस तरह से मुझे किताबें इकट्ठा करने का शौक़ हुआ। इलाहाबाद बहुत बड़ा सेंटर था, तो वहाँ पर बहुत सारी लाइब्रेरीज़ थी। तो उन्होंने बताया कि एक लाइब्रेरी में हमारे मोहल्ले में थी, हरि भवन। तो मैं जब भी छुट्टी मिली स्कूल से और वहाँ जाकर जम जाता था और पढ़ता था। तब तक पिता जो थे उनके जीवित नहीं थे, तो थोड़ा पैसों की आर्थिक समस्या थी, तो वो लाइब्रेरी का चंदा नहीं चुका पाते थे। ऐसी स्थिति में वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ लेते थे, घर ले जाने के लिए नहीं मिल पाती थी। तो उन दिनों हिंदी में जो था ना विश्व साहित्य यानी संसार भर के लेखकों की उपन्यासों का हिंदी भाषा में अनुवाद हो रहा था। तो वो उन अनुवाद किए हुए उपन्यासों को पढ़ते थे, तो उन्हें बड़ा ही आनंद मिलता था। अपने छोटे से हरि भवन में खूब उपन्यास थे, है ना। उनका वो लाइब्रेरी छोटी सी थी पर उपन्यास खूब थे। वहीं परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से, है ना। उन्होंने कहा मैंने ये उपन्यास पढ़े जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के थे। और आनंद मठ से, है ना, ये हो गया। टॉल्स्टॉय की अन्ना कैरेनिना, विक्टर ह्यूगो का पेरिस का कुबड़ा, ठीक है, हंचबैक ऑफ नात्रेदाम, गोरकी की मदर, अलेक्जेंडर कुपरिन का गाड़ी वालों का कटरा और सबसे मनोरंजक सरवा रीस का विचित्र वीर यानी डॉन क्विजोट। तो ये सब किताबों के नाम वो बता रहे हैं कि मैंने कौन कौन सी किताबें पढ़ी बच्चों। वो कह रहे हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की किताबें पढ़ी, जिनके नाम थे दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला, आनंद मठ, है ना।
टॉलस्टॉय की अन्ना कैरेनिना, विक्टर ह्यूगो का पेरिस का कुबड़ा, जिसका हिंदी में था हिंदी में तो पेरिस का कुबड़ा हुआ, अंग्रेजी में उसका नाम था हंचबैक ऑफ नॉत्र-डेम, ये पढ़ी। फिर गोरकी की किताब मदर, अलेक्जेंडर कुपरिन का क्या पढ़ा, गाड़ी वालों का कटरा, और सबसे मनोरंजक सर्वरीज का विचित्र वीर। तो इस तरह से हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। तो ये किताबें तो इतनी अलग भाषाओं में थी, लेकिन इन्होंने किस में पढ़ी, हिंदी भाषा में, क्योंकि वो हिंदी में अनुदित थी। अनुदित यानी उनका ट्रांसलेशन हिंदी में अवेलेबल था। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता, और जब शुक्ल जी लाइब्रेरियन कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से उठता है। मतलब पूरा दिन पढ़ते रहते, शाम तक जब लाइब्रेरी बंद करने का समय हो जाता और जो लाइब्रेरियन थे शुक्ला जी, वो कहते कि भाई अब उठ जाओ बच्चे, लाइब्रेरी बंद भी तो करनी है, तब मैं बड़े ही बेमन से उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लाता, या काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता, एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि ये सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा, है ना। तो लेखक जो थे, जैसे कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता है ना, कोई कहानी अधूरी पढ़ लो, फिर पढ़ने की उत्सुकता रहती है, तो वैसे ही उनकी भी रहती थी। वो सोचते थे कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं तो या तो इशू करा लेता, घर में भी पढ़ सकता था, या फिर मैं खरीद ही लेता, लेकिन फ़िलहाल ये उनके लिए अब संभव नहीं था। पिता के देहावसान के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत, फीस जुटाना तक मुश्किल था। अपने शौक की किताबें खरीदना तो संभव ही नहीं था। एक ट्रस्ट से योग्य पर असहाय छात्रों को पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ रुपए सत्र के आरंभ में मिलते थे। ठीक है, मतलब एक ट्रस्ट थी जो ऐसे बच्चों को जो कि गरीब होते थे पर योग्य थे, उन्हें कुछ फंड, कुछ रुपए दिए जाते थे ताकि वो पाठ्य पुस्तक खरीद लें। उनसे प्रमुख पाठ्य पुस्तकें सेकंड हैंड खरीदता था, बाकी अपने सहपाठियों से लेकर पढ़ता और नोट्स बना लेता। उन दिनों परीक्षा के बाद छात्र अपनी पाठ्य पुस्तकें आधे दाम में बेच देते और उसमें आने वाले नए, लेकिन उसे विपन्न छात्र खरीद लेते थे, है ना। उस समय वो कह रहे हैं कि जब एग्ज़ाम के बाद स्टूडेंट्स थे ना, अपनी किताबों को आधे दाम पे बेच देते थे, ठीक है, और जो नए बच्चे आते थे उस क्लास में, जो गरीब होते थे, वो उसे खरीद लेते थे, और इसी तरह से काम चलता रहता था। लेकिन फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, ये आज तक याद है, क्योंकि ये तो बड़ी घटना होती है अपने पैसों से कोई चीज़ खरीदना। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था, पुरानी पाठ्य पुस्तकें बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने एक सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया। ठीक है, उन्होंने कहा कि मेरा इंटरमीडिएट पास कर लिया तो मैं सारी किताबें इंटरमीडिएट की लेकर उन्हें बेचने गया कि चलो एक दुकान पर बेच दूं और आगे जो पढ़ना है बीए उसकी किताबें खरीद लूं। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तकें खरीद कर भी 2 रुपए बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगा था, देवदास मूवी लगी हुई थी, फिल्म लगी हुई थी, न्यू थिएटर्स वाला, बहुत चर्चा थी उसकी। लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था, उसी से बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन उसके गाने सिनेमा गृह के बाहर बजते थे, उनमें सहगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नाही, दुख के दिन अब बीतत नाही। उसे अक्सर गुनगुनाता रहता था, कभी कभी गुनगुनाते हुए आंखों में आंसू आ जाते थे, जाने क्यों। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल, एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरे से काम ले। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है, तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपए मेरे पास बचे हैं। फिर 2 रुपए लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। पहला शो छूटने में देर थी, पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी है, देवदास, लेखक शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यहीं अपनी पुरानी किताबें बेचते हो,
हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूँगा, केवल 10 आने में ही ये किताब दे दूँगा। मेरा मन पलट गया। कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर। 10 आने में देवदास खरीदी, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपये में से बचे 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिए। माँ ने पूछा, हाँ, माँ के हाथ में रख दिए। अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी? माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, ये किताब ले आया देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या दुख के, ये नहीं मालूम। वह मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। आज जब अपने पुस्तक संकलन पर नज़र डालता हूँ, जिसमें हिंदी अंग्रेज़ी के उपन्यास, नाटक, कथा संकलन, जीवनियाँ, संस्मरण, इतिहास, कला, पुरातत्व, राजनीति की हज़ारों किताबें हैं, मतलब 1000 से भी अधिक किताबें हैं, तब कितनी शिद्दत से याद आती है अपनी वो पहली पुस्तक की ख़रीदारी, है ना। बहुत शिद्दत से याद आती है। शिद्दत माने कि बहुत ही प्रबल, बहुत तेज़ी से याद आती है। रेनर मारिया रिल्के, स्टीफन ज़्वीग, मोपासना, चेखव, टॉल्स्टॉय, दास्तोवस्की, मायाकोव्स्की, सोलजेनिसिन, स्टीफन स्पेंडर, ऑर्डन एज़रा पाउंड, यूजीन ओनील, जियापाल सार्त्र, ऑलिवियर कामू, आयोनेस्को के साथ पिकासो, ब्रूगेल, रेम्ब्रांड, हेबर, हुसैन तथा हिंदी में कबीर, तुलसी, सूरज खान, जायसी, प्रेमचंद, पंत निराला, महादेवी और जाने कितने लेखकों चिंतकों की इन कृतियों के बीच अपने को कितना भरा भरा महसूस करता हूँ, है ना। लेखक की लाइब्रेरी में देखो कितनी किताबें हिंदी के लेखकों की, अंग्रेज़ी के लेखकों की और फ्रांस के लेखकों की, सारे लेखकों की उनके पास किताबें हैं। तो वो कहते हैं कि इतनी सारी किताबों की कृतियों के बीच में मैं अपने को एकदम भरा भरा महसूस करता हूँ। मराठी के वरिष्ठ कवि विंदा करंदीकर ने कितना सच कहा था उस दिन। मेरा ऑपरेशन सफल होने के बाद भी देखने आए थे। बोले, भारती, ये सैकड़ों महापुरुष जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों ओर विराजमान हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बचे हो। इन्होंने तुम्हें पुनर्जीवन दिया है। मैंने मन ही मन प्रणाम किया, विंदा को भी, इन महापुरुषों को भी। तो बच्चों, ये है लेखक जी की, धर्मवीर भारती जी का आत्म कथात्मक एक तरह का चित्रण, विवरण, जिसमें उन्होंने अपने निजी पुस्तकालय के बारे में बताया है। अच्छा लेसन है, आपको अच्छा लगा होगा। अब बच्चों, ये आपका एक्सप्लेनेशन इसमें ख़त्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके बोध प्रश्न करेंगे, फिर उसके आगे इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। इस तरीके से हम लोग इस पार्ट को पूरा करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए और कमेंट करके मुझे भी बताइए कि आपको पढ़ना कैसा लग रहा है। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।